नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली बम्पर जीत पर कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं में उत्साह है। अमृतसर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने रोड शो कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान न्यूज वन इंडिया ने लोगों से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहना था वहां के लोगों का। बाद में इनकलाब का आगाज हो गया है। अब लोगों से जानते हैं कि वो क्या बदलाव होंगे जो आम आदमी पार्टी मुद्दे लेके आई थी, क्या बदलाव करेगी। हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव हो गया। किस किस तरीके की समस्या है यहाँ पर जिनके लिए बदलाव आपको मांग कर रहे हैं। बदलाव ये भी पुराने लीडर ही बदलाना चाहते हैं। जैसे ठोको दाढ़ी ठोक गया, चन्नी हुआ ठोको दाढ़ी ठोक गया, उसमें हम बदलाव चाहते हैं, वही कर दिया। और किस तरीके के बदलाव चाहते हैं आप पंजाब में। आम पार्टी के बदलाव कर रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी का विनाश कर रहे हैं। आम पार्टी आगे आ रही है। तो ये माने ये पंजाब के लोगों ने बदलाव की जीत के नाम पे वोट दिया है। आपके पंजाब के लोग ने ही बदलाव किया है पार्टी का, आगे चल रहा है। आम पार्टी चल रही है। तो पंजाब के लोगों के उम्मीदों पे खरा उतर पाएगी आम आदमी पार्टी। उम्मीदवार पार्टी जी साड़ी कामयाब होगी, सारे ने काम करेगी, बहुत ज़्यादा बढ़िया करेगी काम। जी अपनी आम पार्टी करेगी काम। तो लोगों के अंदर पूरी आशाएं हैं कि आम आदमी पार्टी जो इनकलाब के साथ जीत दर्ज करी है वो बदलाव भी लेके आएगी। तो जो वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पे आम आदमी पार्टी आगे काम करने जा रही है और क्या बदलाव पंजाब की जरूरत है। मैं न्यूज इंडिया वाले को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारी आम आदमी पार्टी अब ये यहाँ पे अपने पंजाब में फ्यूचर को जो बच्चे पढ़ते नहीं थे, वो जो टीके इंजेक्शन लगाते थे, उन बेरोजगारी पर पहले काम करेंगे। और ये हमारे सामने एक राजकुमार बेरके की दफ्तर पड़ा हुआ है। इन्होंने तो बहुत कहा था कि हवा में उड़ जाएगी, पर नहीं, झाड़ू ने ऐसा झाड़ू मारा कि जितने एमएलए सिद्धू चन्नी सब चले गए, उड़ गए। अब हमारा यही है कि बच्चे अपने अच्छी पढ़ाई करें, एजुकेशन करें और जितने भी बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। और एक और बात बताता हूँ कि जो मेडिकल की बात है, तो हमारी माँ बहनें जो होती थी, ये माने पंजाब के युवा पीढ़ी को सुधारने के नाम पे वोट किया गया और पंजाब की युवा पीढ़ी अब सुधरेगी। जरूर सुधरेगी जी। हम लोग ने केजरीवाल को बहुत ही भरोसे से जिताया है और जिसको पता भी नहीं था कि हमारी एमएलए लीडर कौन है, उन्होंने बस अपना बटन दबाई गया, झाड़ू को दबाई गया और एक भरोसे एक मौका दिया है केजरीवाल जी को। हमें पता है कि केजरीवाल जी भी एक बार ये मौके का फायदा जरूर उठाएंगे और हमारे पंजाब का भविष्य जरूर बढ़ाएंगे। देखिए, लोगों को आम आदमी पार्टी से उम्मीदें हैं कि जो लोगों को ये भी नहीं पता था कि उनके एमएलए कौन है, फिर भी उन्होंने झाड़ू पे बटन दबाकर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। बीजेपी की प्रचंड जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इगलास विधानसभा से विजय होने के बाद राजकुमार बुलडोजर पर सवार होकर रैली निकाली। इगलास के गांव जारौच से ये रैली शुरू हुई, जिसमें बुलडोजर में सवार होकर रैली निकाली गई है। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बुलडोजर में सवार होकर वहां से जो विधायक हैं वो रैली निकाले हैं और बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। वहां की जो आम जनता है वो भी इसी तरह बुलडोजर पर सवार होकर रैली में नजर आई मौजूद। ऑस्ट्रेलिया का 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल विश्व की ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए आगरा पहुंचा। ताजमहल और लाल किला का प्रतिनिधि मंडल ने दीदार किया। ऑस्ट्रेलिया से आए प्रतिनिधि मंडल का रंगारंग कार्यक्रम से स्वागत किया गया। इसके साथ ही विदेशी मेहमानों के लिए आगरा निगम प्रशासन की तरफ से स्वच्छता सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां ऑस्ट्रेलिया की 17 सदस्यीय टीम आगरा पहुंची, ताजमहल का दीदार करने पहुंची ये टीम। और यहां पर पूरी तैयारी जो प्रशासन की थी वो हो रखी है। साथ ही पुख्ता इंतजाम किए गए थे इनके स्वागत के लिए। आगरा ऐतिहासिक नगरी है। विश्व के सभी टूरिस्ट भी यहाँ ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया
का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ के हैं, वो ताजमहल को देखने के लिए आज आए हैं। अमर विलास पे यहाँ पर उसको वेलकम किया है आगरा की ओर से, और ताजमहल और उसके बाद किला का उनका भ्रमण का कार्यक्रम है, देखने के लिए आए हैं। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने जब ये प्रतिनिधि मंडल इंडिया में आया तो एयरपोर्ट दिल्ली पर उनका वेलकम किया था। आजमगढ़ जिले में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुआई गांव में धारदार हथियार से हमला कर एक महिला और 12 साल की मासूम नातिन को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि रात में महिला और नातिन दोनों खाना खाने के बाद सो गए। जब सुबह लोगों ने उनके घर का दरवाजा खुलाया हुआ देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, जल्द ही पूरे मामले से पर्दा हट जाएगा। नोएडा में युवक के बैग में बम फटने से मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 5 फरवरी को युवक के बैग में बम ब्लास्ट हुआ था, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस के मुताबिक नौकरी में प्रमोशन को लेकर घायल युवक के दोस्त ने ही उसके बैग में बम रखा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये वो आरोपी है जिसने अपने ही दोस्त के बैग में बम रखा था और उसके ब्लास्ट होने की वजह से ही एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि उसका इलाज अस्पताल में चलाया गया और उसके बाद जाकर वो ठीक हुआ, लेकिन जब पुलिस लगातार जांच कर रही थी उस दौरान पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ा है और सारी चीजों का खुलासा इस आरोपी ने खुद किया। थाना सेक्टर 63 में 5 मार्च को एक घटना हुई थी, जिसमें एक कपिल नाम के शख्स के पास एक बैग था जो उसकी पीठ में रखा हुआ था और वो फट गया था, जिससे उसको चोटें आई थी। नज़दीकी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया था। उसमें जो जानकारी प्राप्त की गई है, इसमें कपिल के द्वारा ये बताया गया कि उसका एक दोस्त जिसका नाम राम सुमेत था, जो हरदोई का रहने वाला है और इसके साथ यहाँ पे चोटपुर कॉलोनी में रहता था। ये एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। वहाँ पर पहले राम सुबेद काम करता था, उसके बाद जो है वो उसकी जगह पर कपिल काम करने लग गया। राम सुबेद के द्वारा देसी तरीके से कुछ पटाखों को लेकर के और उसके मिश्रण से एक क्रूड टाइप का जो है वो बम बनाया उसने और उसको उस बैग में रख करके राम सुबेद ने कपिल को दे दिया था। और जैसे ही बैग में जो है वो बैटरी से घर्षण हुआ तो फट गया। उससे उसके जो है वो बैग में पीछे कुछ राम सुबेद को पूछताछ के बाद जो है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और अन्य पहलुओं पर भी इसमें। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब यहां ट्रेन से 6 लड़कियों को संदिग्ध परिस्थितियों में जीआरपी ने रेस्क्यू किया है। इन लड़कियों को 2 लोग ट्रेन से बिहार से गुजरात के सूरत लेकर जा रहे थे। ट्रेन में जब दूसरे यात्री को शक हुआ तो उसने इन लड़कियों की जानकारी चाइल्डलाइन को दी है, जिसके बाद चाइल्डलाइन ने तमाम जो लोग हैं इससे जुड़े एक्टिव लोग उन्होंने जानकारी ली और जीआरपी की मदद से सभी लड़कियों का बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू किया गया। तो वहीं जीआरपी की टीम ने बताया कि इन लड़कियों को सूरत के एक मदरसे से पढ़ाई के लिए लेकर जा रहे थे। फिलहाल जांच टीम पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो इन लड़कियों को लोग ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही एक यात्री को शक हुआ उसने फौरन चाइल्डलाइन में कॉल किया और इन लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। ये चाइल्ड लाइन डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि अवध एक्सप्रेस में 6 लड़कियां D1 में हैं, उनके साथ 2 आदमी हैं, बच्चियां रो रही हैं, कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, चेक कराना है। मैंने कहा सर आ जाइए टीम के साथ। चाइल्ड लाइन डायरेक्टर साहब आए, जीआरपी और आरपीएफ टीम और जो है चाइल्ड लाइन टीम के साथ हम लोग गए। गाड़ी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई।
D1 चेक किया गया, जिसमें 6 बच्चियां मिली, जिनके साथ 2 एडल्ट थे। इन्हें उतारा गया, दोनों से पूछा गया कि बच्चियां के नाम क्या है, तो ये लोग बच्चियों के नाम नहीं बता पाए। उसमें से एक आदमी ने बताया कि एक मेरी लड़की है। बिहार से आ रहे हैं, सूरत जा रहे हैं। बिहार में कहाँ से आ रहे हैं? बिहार आ रहे हैं बराही गांव से, थाना बिथाना, जिला समस्तीपुर। और जा कहाँ रहे थे? सूरत। सूरत। किस गाड़ी से आ रहे थे? वो गाड़ी नंबर है 19-038। 1938। तो ये कितनी लड़कियों को लेके जा रहे थे? जी इसमें मेरा एक लड़की है और 2 गांव की लड़की है, 3 लड़की है। कुल तो 5 लड़कियाँ हैं। 2 दूसरे वाले के। अच्छा, तो वो कैसे साथ में हुए? हाँ जी, वो कौन है? वो साथ में इसलिए हुए कि वो भी हमारे गांव का ही है। हाँ, क्या नाम है उसका? उसका नाम है अकबर। अच्छा, 3 लड़कियों को लेकर कहाँ जा रहे थे? सब गुजरात जा रहे हैं सर, काहे के लिए? वही पढ़ाने के लिए। कहाँ पढ़ाते हैं? सूरत में। समस्तीपुर जिला से आ रहे थे, हाँ, जा रहे थे वहाँ का था गुजरात। जोर से बोलो ना। गुजरात हाँ, गुजरात जा रहे थे बच्चा को पढ़ाने के लिए। किसके बच्चों को पढ़ा रहे थे? मतलब हमारा साले की लड़की था, उसको पढ़ने के लिए देने जा रहे थे। हाँ, वहाँ साले की लड़की का क्या नाम है? नाम नहीं जानते हम। साले की लड़की का भी नाम नहीं जानते जी तुम? नहीं, चचेरा मेरा साला है। तो कैसा साला है कि इसकी लड़की का नाम नहीं जानते, उस लड़की को लेके जा रहे हो? हम उतना नहीं रहते गाँव घर में जनाब, हम हैं? उतना गाँव घर में नहीं रहते। अच्छा, कहाँ पढ़ाते हैं? बाहर किस में जगह पढ़ाते हैं तुम लोग ये इसको? हम बच्चा को पढ़ाते, वो गुजरात जाता पढ़ने के लिए। किस जगह पढ़ाते हैं? तो वहीं हमीरपुर जिले में होली के त्योहार पर जमकर खोया की बिक्री होती है। ऐसे में मिलावटखोर जमकर सिंथेटिक खोए की बिक्री दुकानदारों को करते हैं। जिले में सिंथेटिक खोए का व्यापार कानपुर देहात के कुछ गांवों से किया जाता है, जिस पर सख्ती बरतते हुए जिला प्रशासन ने कानपुर बॉर्डर की ओर खाद्य विभाग की टीम लगाई, जो कानपुर की ओर से आने वाले खोए और दूध की जांच कर रही है। खाद्य निरीक्षण विभाग ने यमुना पुल पर दूध और खोए के व्यापार करने वाले लोगों के सामान की जांच करना शुरू कर दी है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज से कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें आज कानपुर घाटमपुर से खोआ आ रहा था, हमीरपुर में सप्लाई हो रही थी, जिसको हमारी टीम ने चौरा देवी मंदिर के पास पकड़ा है। इसमें 2 कुंटल खोआ जो है जब्त किया गया है और सैंपल लिया गया है। जिलाधिकारी हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां सपा के 100 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। एडीएम के चालक ने दर्ज कराई एफआईआर। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई की गई है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर हंगामा किया था और अब उन पर बता दें कि कार्रवाई दर्ज की गई है। सपा के 100 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिस तरीके से हंगामा किया गया, अब उसको ध्यान में रखते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ में हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने बीजेपी नेता जितिन प्रसाद से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और जनता के विश्वास पर बीजेपी खरी उतरी है। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ चुनाव के लिए गठबंधन किया है। सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। साथ हैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और बड़े ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से आपको बधाई। किस तरीके से देखते हैं, हम नई सरकार के गठन को? बिल्कुल, ये तो प्रचंड बहुमत मिला है, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, योगी जी की यह मेहनत रंग लाई है और आगे आप देखिएगा जो जनता के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया उस पर खरा उतरेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ कई गठबंधन थे, लगता नहीं है? कुछ नहीं, सब गठबंधन जनता देख चुकी है। चुनावी गठबंधन होते हैं, इनकी कोई ना विचार है, ना कोई दिशा है, ना कोई लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, इस देश प्रदेश की सभ्यता, संस्कार और साहित्य के लिए जो यहाँ पे इसके प्रतीक हैं मोदी जी और योगी जी, उसकी लड़ाई थी। बिल्कुल, ये है जितिन प्रसाद, जिनको कहना है बीजेपी जो है समाज की लड़ाई लड़ती है, देश की लड़ाई लड़ती है, राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में एसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। कन्नौज से बीजेपी विधायक असीम अरुण से न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता एसके वाजपेयी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने इतिहास रचा है। लोकतंत्र में हर 5 साल में परीक्षा देनी होती है। हमारे साथ हैं अफसर से राजनेता बने असीम अरुण।
और कानपुर के जैसे बड़े शहर के पुलिस कमिश्नर रहे। सर, आपने कैसे सोचा कि आप इतने बड़े पद पर थे और आपके पास अभी लंबा वक्त भी था, आपने ये राह क्यों चुनी सर? ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की संकल्प और परिकल्पना की शक्ति है कि संगठन ने मेरे बारे में एक सुझाव दिया, मुझे एक विचार दिया कि क्यों ना आप कन्नौज अपनी मातृभूमि को अपनी कर्मभूमि बनाएं, और उसके बाद में ये भी निर्देश दिया कि चुनाव लड़ें। तो ये प्रस्ताव या ये विचार मेरे मन में नहीं आया, ये नेतृत्व के मन में आया और मुझे सुझाव दिया गया। मैं बहुत आभारी हूँ, आज की डेट में बहुत आभारी हूँ कि ये मुझे विचार दिया गया। चुनाव बहुत अच्छा रहा, सौभाग्य से हम लोग जीते हैं, पूरे प्रदेश में जीते हैं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में एक इतिहास बना है। पहली बार 37 साल के बाद कोई मुख्यमंत्री वापस लौटे हैं, सरकार वापस लौटी, और वापस ही नहीं लौटी है, 2/3 बहुमत से वापस लौटी है। तो ये बहुत ऐतिहासिक बात है। मुझे बड़ी खुशी है, संतोष है कि मैं इस इतिहास का एक छोटा सा अंग हूँ। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, तो एक इतिहास आपने भी रचा है कि जो कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अनिल दोहरे जो लगातार हैट्रिक लगा चुके हैं जीत की, कितना कठिन लग रहा था? शुरुआत में मुझे बहुत कठिन लगा था, लेकिन जैसे क्योंकि मैं राजनीति में नौसिखिया हूँ, जब मैं गहराई से घुसा उसमें तो मुझे समझ में आया कि राह आसान नहीं है, और शायद कोई भी प्रतियोगिता को आसान नहीं माना जाता। और खासकर चुनाव ऐसी चीज़ है कि इसमें पूरी ऊर्जा, शक्ति, कल्पना को लगाना ही होता है, क्योंकि आप कितना भी कर लें ये नहीं कह सकते कि हमने काम पूरा कर लिया, क्योंकि इतने सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं और 2,60,000 मतदाता यहाँ पे थे। तो पूरा काम किया गया। संगठन की बहुत शक्ति है कन्नौज में, पूरे प्रदेश में, पर मैं कन्नौज की बात कर सकता हूँ। और सभी लोगों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने योगदान किया। मैं बहुत आभारी हूँ कि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने आकर के रैली की और आशीर्वाद मुझको दिया, और सब चीज़ें मिलकर के अच्छी रहीं। मतदाताओं के मन में जो आशा है वो जागृत है, और जो वादे पार्टी स्तर पे किए गए हैं, एक संकल्प पत्र हमने अपने विधानसभा स्तर पे बनाया है, उसको अब पूरा करने का समय है। और मैं समझता हूँ अब ज़्यादा कठिन काम है, उसको भी अच्छे से पूरा करेंगे। सर, आपने सिविल सेवा की, IPS बने, और अब ये दूसरी परीक्षा थी, दोनों में से कठिन कौन थी? इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये परीक्षा बहुत ज़्यादा कठिन है। सिविल सेवा की परीक्षा जो है वो एक बार देते हैं, फिर 36 साल दोबारा नहीं देनी पड़ती है। ये परीक्षा हर 5 साल में देनी है। दूसरा, यहाँ पे अगर मेरे 2,60,000 मतदाता माने तो मैं हर मतदाता को एक प्रश्न पत्र की तरह लेता हूँ। तो इतने सारे प्रश्न पत्र लिखने हैं, सही लिखने हैं, और अब उन हल प्रश्न पत्रों में जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा करना है। सर, आपने पुलिसिंग में बड़ा काम किया है, अब वो चीज़ें प्रयोग करने का समय सरकार में आया है कि उन्हें कहीं जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। जी, जो पुलिस में मुझे अनुभव मिला, मैं सिस्टम बनाने का, प्रोजेक्ट संचालित करने का, उसका मैं अब लाभ लेना चाहूँगा। कन्नौज सदर में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं या बंद हो गए हैं, उनको सबसे पहले ठीक करना है और फिर नई योजनाओं को भी शुरू करना है। क्या मानते हैं सर, आपका नाम लगातार चल रहा है योगी की नई कैबिनेट में, मानते हैं अगर नई जिम्मेदारी मिलेगी तो चीज़ों को बड़े स्तर पर करना होगा? मैं अभी पार्टी में, राजनीति में बहुत नया हूँ, अभी मेरे 2 माह भी नहीं पूरे हुए हैं। मुझे लगता है कि छोटे छोटे कदम में चलना चाहिए, पर हर कदम को मजबूती से रखना चाहिए। मुझे अभी संगठन के बारे में सीखना है, विधायिका के बारे में सीखना है, और उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। ये हैं असीम अरोड़, जो कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर बने और अब वो कन्नौज सदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और वो कह रहे हैं कि वो हर वो संभव कोशिश करेंगे जो पुलिसिंग में उन्होंने अनुभव पाया है, और जो भी सरकार जिम्मेदारी देगी उसको वो बखूबी निभाएंगे। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता इसके वाजपेयी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव ने कई प्रयोग किए हैं, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। जब अच्छा बैट्समैन होता है, गेंद तभी बाउंड्री के पार पहुंचती है। सुनिए। वरिष्ठ बीजेपी नेता और सांसद जगदम्बिका पाल, सर, जिस तरीके से आप इस जीत को देख रहे हैं, 37 साल बाद ये चमत्कार हुआ है, बहुत सारे मिथक टूटे। स्वाभाविक है कि ये मिथक तभी टूट सकता है कि एक पार्टी सत्ता में हो। यहाँ की परंपरा रही कि जो सत्ता में रहते थे, चुनाव के बाद वो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती थी। लेकिन पूरा 5 साल योगी आदित्यनाथ ने अपना कार्यकाल को पूर्ण किया और उसके बाद दूसरी बार फिर सत्ता में आए, तो ये इसको साबित करता है कि आज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से कास्ट का राइडर टूटा,
चाहे क्रीड का बैरियर हो, कम्युनलिज्म का हो या तुष्टीकरण का हो, ये सारे बैरियर टूट गए। जो उत्तर प्रदेश कहा जाता था कि यहाँ चुनाव जातीयता पे होता है, अगर आज 2/3 बहुमत से भाजपा की वापसी हुई है तो ये जो आपने खुद कहा 37 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो ये रिकॉर्ड कैसे टूटा? रिकॉर्ड जनता ने तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा है, जनता के विश्वास ने तोड़ा है। आज अब अखिलेश यादव को, मायावती को एहसास हो रहा होगा कि इस विश्वास को अर्जित करने के लिए केवल ट्वीट करके आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आज जो कहते थे मोदी जी, योगी जी कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो हमने हर महीने उस कोविड की चुनौती में हमने डबल 2-2 बार खाद्यान्न मुफ्त देने का काम किया। तो कोविड में जहाँ लोगों के पास काम नहीं था तो किसी को खाने का संकट नहीं हुआ। 80 करोड़ को मोदी जी ने दिया, 15 करोड़ को योगी जी 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 दिया, श्रम धन खाते में 2-2 हज़ार रुपया दिया। तो आखिर एक सरकार जो टेक केयर करे, WHO तारीफ करे कि यूपी गवर्नमेंट योगी जी की जिस तरह से कोविड में उन्होंने अस्पताल का प्रबंधन, वैक्सीनेशन का किया, ये कारण है। सर, जैसे यूपी से लेकर केंद्र तक बीजेपी सरकार थी और अखिलेश यादव के साथ बहुत सारे छोटे गठबंधन थे, मानते नहीं थे ये चुनौती था? इससे बड़ी चुनौती थी 19 में जब सपा बसपा का गठबंधन था। देखिए, 2 बड़ी ताकत तो सपा बसपा मानी जाती, छोटे दल की बात इस बार कर रहे हैं। तो यहाँ हर एक्सपेरिमेंट हो चुका। जो 2 सबसे बड़े दल थे विपक्ष के, सपा बसपा, वो भी लोकसभा में 19 लड़ चुके, तब भी हमें 65 सीटें मिली। अभी सपा के साथ सारे छोटे दल थे, फिर भी लड़ चुके। तो इससे साफ है कि हम जब 14 जीते, लोकसभा 17 असेंबली, 19 हमने लोकसभा, 22 असेंबली, ये चौका है। और चौका तभी है जब अच्छा बैट्समैन होगा, तभी बाउंड्री पे बॉल जाएगी। आज योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 लोकसभा, 2 विधानसभा अगर हम जीत रहे हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जी देश को जिस तरह से लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं, विकास की मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, उसका परिणाम। आप वरिष्ठ नेता हैं, आप क्या मानते हैं अखिलेश यादव की कहाँ चूक हो गई? देखिए, क्या चूक है भाई, उनको खुद आत्मविश्लेषण करना चाहिए। 5 साल जब कोविड की लहर थी, घरों में लॉकडाउन था, तब वो घर से केवल ट्वीट कर रहे थे। और योगी आदित्यनाथ जी को कोविड भी हो गया, तब भी जिला जिला अस्पताल जा रहे थे, L1 हॉस्पिटल बना रहे थे, वैक्सीनेशन कर रहे थे, खाद्यान्न का बंटवारा कर रहे थे। तो आखिर जनता इस बात को महसूस करती है ना, महिलाओं को सुरक्षा मिल रहा था। कभी महिलाएं निर्णायक हुई थी, इस बार महिलाएं और लाभार्थी, ये 2 क्लास नया बना है। अभी तक होता था कि फला जातियाँ इनके साथ है, फला जातियाँ इनके साथ। इस बार के चुनाव में जातियाँ नहीं किसके साथ, इस बार के चुनाव में था कि महिलाएं भाजपा के साथ हैं, लाभार्थी कौन? जिसको आवास प्रधानमंत्री का मिल गया, शौचालय मिल गया, सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन मिल गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6-6 हज़ार मिल गया, श्रम धन खाते में 2-2 हज़ार मिल गया। तो इस तरीके से जो लोगों को मिला, गैस का चूल्हा मिला, सिलेंडर मिला, कितनी योजनाएं मैं गिनाऊं, तो इन योजनाओं ने किया है। आखिर 5 साल में इसको उन्होंने क्यों नहीं किया? बिल्कुल, ये है जगदम्बिका पाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में किए हैं, जो मेहनत की है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो या फिर लगातार लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना, अलग अलग योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाना, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो या फिर केंद्र की, यही एक बड़ी वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे थे, घर से बाहर नहीं निकले, उनको लग रहा था कि ट्वीट के जरिए वो सरकार और सत्ता में आ जाएंगे। यही उनके फेलियर का कारण रहा। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। यूपी में मिली प्रचंड जीत के बाद बुलडोजर का क्रेज देखने को मिल रहा है। हर तरफ बस बुलडोजर की ही चर्चा हो रही है। ऐसे में बीजेपी सरकार बनने के बाद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों में बुलडोजर के टैटू बनवाने का क्रेज शुरू हो गया है। ये टैटू है बुलडोजर का और जिसके नीचे लिखा है बुलडोजर बाबा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी रैली और रोड शो में बुलडोजर को नई पहचान दी गई है, लिहाजा बुलडोजर खासा चर्चा में रहा। अब युवाओं में बुलडोजर का नया क्रेज देखने को मिल रहा है, जहां वो टैटू बनवा रहे हैं और टैटू के नीचे लिखवा रहे हैं बुलडोजर बाबा। वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहां पर इस ट्रेंड की शुरुआत हो गई है, जहां सब टैटू बनवा रहे हैं बुलडोजर का, नीचे लिखवा रहे हैं बुलडोजर बाबा। देखिए तस्वीर, बुलडोजर बनवाते लोग नजर आ रहे हैं, अपने हाथ पर ये टैटू बनवा रहे हैं लोग
और बुलडोजर बाबा लिखवा रहे हैं। युवाओं में ये ज्यादा नजर आ रहा है क्रेज बुलडोजर का, और वो बुलडोजर के साथ नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन चुकी है। अब मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलने जा रही है, इसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। 9 मंत्री जहां चुनाव जीतकर वापस आ गए हैं, तो वहीं एक मंत्री यतीश्वरानंद चुनाव हार गए हैं, जिससे 3 मंत्रियों के पद अब खाली हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मौजूदा मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो वहीं चुनाव जीतकर आई रितु खंडूरी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 4 बार जीतने वाले इस बार के बीजेपी विधायक प्रीतम पवार भी कतार में हैं। व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, यहाँ संगठन को महत्व दिया जाता है। संगठन का जो निर्देश होगा, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो इनका आदेश होगा उस आदेश का 100% पालन किया जाएगा। हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, विधायक पार्टी ने बनाया है, ये पार्टी का हम पे बहुत बड़ा एक एहसान है। और हम लोग के यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, कोई मंत्री नहीं होता। जो संगठन का निर्देश होगा, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, उसका पालन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी वो बहुत अच्छा निर्णय लेगी, और जो भी निर्णय पार्टी का होगा हम पार्टी के निर्णय के साथ भारतीय जनता। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।